वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1 जनवरी को हुए सीटेट के सीडीपी के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, और जो आपको आंसर बताया जा रहा है सारे ऑफिशियल आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। इसका राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आया था हमारा, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिक विन्यास के पूर्व पहले से जो निर्धारित हो जाती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 4 आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 आया था हमारा, डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। प्राथमिक कारक कौन सा, ये तो आपको पता ही है। प्राथमिक कारक है हमारा परिवार, और द्वितीय कारक क्या है? विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 5 आया था हमारा, लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का क्या आधार है? क्या आधार है? इसका राइट आंसर हुआ, जो 7 से 8 वर्षीय बच्चे कैसे निर्णय लेते हैं? दंड और आज्ञा पालन, ये आधार है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस शब्द में प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आपका, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई आधारित क्रम देना, उनको सीक्वेंस में लगाना वस्तुओं को, जैसे लंबाई के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7 आया था हमारा, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीयता, सेंट्रेशन है। वो ये समझती है ये चिकनी मिट्टी है, इसको हम दबा देंगे तो ये लंबी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ये मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 8 आया था हमारा, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना पर। वाइगोत्स्की सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, ये उनका सिद्धांत ये 3 एस्पेक्ट पर ही आधारित है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारा, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? स्वयं से संवाद मतलब सेल्फ डायरेक्शन दे रहा है बच्चा खुद को, तो इसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? इसका राइट आंसर को निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 10 आया था हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता है? सहयोगितापूर्ण अधिगम, बच्चे ग्रुप में बैठ के सीखते हैं, एक दूसरे से सहयोग लेके, जो कि जॉन डुई ने दी थी प्रगतिशील कक्षा के बारे में बताया था, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमारा, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि किस रूप को दर्शाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका, यह बुद्धि क्या दर्शाती है? अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, मतलब जो दूसरे की उसको समझ लेता है, दूसरे की इच्छाओं को, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंग्लिश में ध्यान रख लो, जो दूसरों की समझ ले वो इंटरपर्सनल, और जो खुद की समझ ले वो इंट्रा होता है, INT, अरे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है उसकी। दूसरों की समझे वो इंटर, और जो खुद की समझे वो इंट्रा। क्वेश्चन नंबर 12 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आया था हमारा, जेंडर भूमिकाएं हैं, जेंडर भूमिकाएं कैसी हैं? अधिग्रहित व्यवहार हैं जेंडर भूमिकाएं, जो हमने समाज से सीखी हैं जेंडर।
और क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आया था, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? ये तो हमें करना ही नहीं है। उच्चतम अंक कैसे आए, कौन सी विधि लगाएं, और मेरे अलावा इन परिणामों का कौन उपयोग करेगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड और थर्ड। इस वाले क्वेश्चन का सबको कॉमन नंबर मिला था, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं था कोई सेकंड और थर्ड का, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 16 आया था हमारा, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर होगा योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई है। उसमें सारे बच्चे आ जाएं समावेशी कक्षा में, भेदभाव नहीं करना उसमें। क्वेश्चन नंबर 17 आया था हमारा, कथन और कारण वाला। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ये तो राइट बात है, उनको पढ़ाते समय अपने टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या दिया है? शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूलन बनाना चाहिए। इसका कारण भी सही दिया है। क्यों अपनाने चाहिए उनको अपने टीचिंग मटेरियल एड्स? क्योंकि जो उनके लर्नर है ना, लर्नर्स हैं, उनको जो उनको शिक्षा दे रहे हैं उनको अधिगम को है ना अनुकूल बनाया जा सके। इसका राइट आंसर क्या हुआ? ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आया था हमारा, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आलेख वैकल्य। उसको लिखने में दिक्कत होती है। आलेख वैकल्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्ग्राफिया। और पढ़ने में होती है उसको क्या बोलते हैं? पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया। और गणन वैकल्य किसको बोलते हैं? जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है, डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 19 आया था हमारा, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा मानकीकरण पद्धति। ये तो बिल्कुल नहीं रॉन्ग। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 आया था हमारा। 20th क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी का कौन सा लक्षण अनिवार्य? अपसारी चिंतन मतलब दिशाओं में सोचना, एक प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशन निकालना। क्वेश्चन नंबर 21 आया था हमारा, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार से निकालते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, या सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा। ये चारों ही ऑप्शन हमको ठीक लग रहे हैं। इसका राइट आंसर बेस्ट ऑप्शन है चारों। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 आया था हमारा, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है? अध्यापिका ने एक फ़ोन नंबर दिया, उसको ऐसे डिवाइड कर दिया 3 और 4 के पेयर में, तो बच्चों ने ना उनको खंड करके याद किया है, उसको पेयर में याद किया। तो इसका क्या राइट आंसर क्या होगा? खंडीकरण। क्वेश्चन नंबर 23 आया था हमारा, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका
परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। अब क्वेश्चन नंबर 24 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। और परामती विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। परामती एक नाम है। जो विद्यार्थियों के एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। क्वेश्चन नंबर 25 आया था हमारा, एक शिक्षक होने के नाते आप छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। और क्वेश्चन नंबर 26 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? सार्थक अधिगम को कौन सुसाध्य करेगा? इसका राइट आंसर होगा आपका एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना हमें, तभी जो हमारा अधिगम होगा वो सार्थक होगा, मीनिंगफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आया था हमारा, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होती है। किसकी भावना उत्पन्न होती है? गर्व की भावना उत्पन्न होगी उनमें, क्योंकि वो जो उनकी सफलता है ना वो आंतरिक कारणों की वजह से हुई, तो उसको प्राउड फील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आया था हमारा, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को एक और प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा करने के मौके वर्जित करने के मौके देता है। यह अध्यापक की निर्दिष्ट अवधि का समय बचाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह अधिगम को अधिक प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आया था हमारा, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो उनकी वैकल्पिक संकल्पनाएं होती हैं उनकी मिसकॉन्सेप्शन होती हैं। जैसे कि बच्चे कहीं जाते हैं, ट्रेन में जाने हैं बच्चे, तो उनके साथ पेड़ भी चल रहे हैं। जो उनकी भ्रांतियाँ हैं ना वो उन्होंने अपने दिमाग में बैठा ली हैं। तो हमें इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा घटित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, उनकी जो वैकल्पिक मिसकॉन्सेप्शन है ना उनके, उसको है ना वो जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है, उनको गौर करना चाहिए, उनको ना उसमें सुधार करना चाहिए हमें, ना कि उन्हें इग्नोर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम का परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवहारात्मक। जो बिहेवियरिस्ट होते हैं ना, व्यवहारवादी, वो ही कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट दो बच्चों को सीखने के लिए। तो ये होगा आज के हमारे 30 क्वेश्चन। हम आपके लिए लेके आए 3 जनवरी को हुए सीटेट के CDP के 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। हमारे चैनल में सारी शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आया था हमारा, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है? इसका राइट आंसर होगा बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आया था हमारा, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि कामक कौशलों का विकास
शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के बाहर, शरीर के सिरों की तरफ होता है। विकास कैसा होता है? केंद्र से लेके मतलब अंदर से लेके बाहर तक विकास होता है, तो उसका क्या बोलते हैं? अधोगामी विकास बोलते हैं। सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल। और ये होता है एक सेफेलोकॉडल, जो होता है विकास सिर से पैर की तरफ, हेड टू टो होता है, वो होता है शीर्षगामी। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आया था हमारा, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? किस अवस्था में लेते हैं कल्पनाशीलता वाले खेल में बच्चे भाग? इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आया था हमारा, निम्न में से कौन से बच्चों की समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं कौन सी? मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। परिवार तो हमारा प्राइमरी में आता है। चलते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। ऊपर वाले का जो आंसर थे ना, उसमें कॉमन नंबर मिला था सबको, और जो मैंने आंसर बताया वही सही है उसका। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आया था हमारा, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई आती हैं। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है। जो का पेंसिल है वो खा से बड़ी है, और पेंसिल खा गा से बड़ी है। जो पेंसिल खा है वो गा से बड़ी है, तो गा पेंसिल छोटी हुई। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है, जो का पेंसिल है वो किससे बड़ी है? गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। कौन सी विकास की विशेषता को दर्शाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सकर्मक अनुमान। इसका इंग्लिश वर्ड देख लेते हैं, ट्रांजिटिव थॉट। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? कौन से चरण में पूछा है? मूर्त संक्रियात्मक। इसमें क्या बच्चा करने योग्य हो पाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रतिवर्तन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा अपारंपरिक चरण। ये तो है ही, ये अपारंपरिक चरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आया था हमारा, एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। मानकीकृत परीक्षाएं का इस्तेमाल नहीं करना, सबके लिए एक जैसी नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसी विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? किसे बताया? इसका राइट आंसर हुआ सहकर्मी सहयोगिता। बच्चे ग्रुप में अच्छे से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आया था हमारे, किसी प्रगतिशील कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा कक्षा में विद्यार्थी अपने विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमारा, किसी विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने नकारा है? ये हॉवर्ड गार्डनर ने। उन्होंने कहा कि ना जो इंटेलिजेंस है ना वो सिंगल आइडेंटिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आया है हमारा, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे खिलौना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण? जेंडर रूढ़िवादिता का, जो सदियों से चला आ रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 13 आया था हमारा, 13 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा?
एक महीने की अवधि के अंतराल जो आकलन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब रचनात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा भाषाओं की विविधताओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित होना चाहिए। ये ऑप्शन ये गलत होगा। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित और खोज पर आधारित होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस क्वेश्चन का भी कॉमन नंबर मिला था सबको। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आया था, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य, इसका राइट आंसर हो विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 आया था हमारा, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी को अदृश्य आधारित कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 18 क्वेश्चन आया था हमारा, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। कौन सी, जो दृष्टिबाधित छात्र है उसके लिए कौन सी लाभदायक नहीं होगी, छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, वो वैसे देख नहीं पाता उसको, और छोटे अक्षरों वाली पुस्तक ला दो। क्वेश्चन नंबर 19 आया था हमारा, अदर्शन और रीजन वाला, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। सही बात है। प्रस्तुतिकरण के लिए विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, बहुत सारे पटाखे चल रहे हैं। 20 आया था क्वेश्चन, एक सृजनात्मक बालक के निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का अपसारी चिंतन, जो क्रिएटिविटी चिल्ड्रन होगा। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन तो नहीं होगा, अपसारी होगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख की योग्यता। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 आया, ये भी रीज़न वाला है, कथन रीज़न। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। राइट है। कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, क्योंकि हम बच्चे की सफलता और असफलता है ना, उसको हम केवल पेपर पेंसिल पे ही असेस नहीं कर सकते, उसके होलिस्टिक पूरे उसमें जाके करना पड़ता है असेसमेंट बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 22 आया था हमारा, किसी संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। किस अधिगम का इस्तेमाल करें, मतलब पहले विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद उदाहरणों की एकत्रित जानकारी पर नियम बताती है, मतलब उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, उदाहरण से नियम की तरफ। नियम, इसका राइट आंसर क्या होगा, आगमनात्मक, और जो नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, निम्नात्मक। क्वेश्चन नंबर 23 आया था हमारा, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 24 आया था हमारा, वह विकल्प चुनिए जो उन सभी संदर्भों का चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेल कूद,
घर, कक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तीनों में ही होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी तकनीक छात्रों की समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। जो भी प्रॉब्लम बताओ उसके सारे एक ही सॉल्यूशन बताओ। तो ये अधिगम समस्या समाधान का उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी बच्चों में। उनको समस्या समाधान की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके अलग अलग तरीके सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? मतलब क्रिएटिव क्लासरूम का कौन सा लक्षण है? इसका अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय तो नहीं, पार्ट इसका भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसका उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम के लिए अवरोधक है? इसका राइट आंसर होगा अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि करना एक लज्जाजनक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 28 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा वाय अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 29 आया था हमारा, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? संज्ञान और संवेग, जो उनका कॉग्निटिव स्किल्स है और इमोशनल, वो प्रभावित हुई हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 30 आया था, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो। कैसा हो? मुख्यतः स्वनिर्देशित हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो अधिगम, तब होगा सार्थक और प्रभावशाली। ये होगा आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।